अच्छा, ये उसने ग्रुप पे ड्राइव लिंक शेयर नहीं किया गया अभी तक? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, कहाँ गया? शुरू करें? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जल्दी से सेटल हो जाओ। चले जी, सर हमने लास्ट क्लास में ये सवाल जो है वो रीड किया था और मैंने कहा था आप इसको घर जाके देखने की कोशिश करना, अगली क्लास के स्टार्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। याद आ रहा है कुछ? अच्छा याद रखिएगा, इस तरह के सवालात आपको किसी न किसी अटैम्प्ट में ज़रूर नज़र आ जाएगा, क्योंकि अभी तक इसने सीए इंटर में जो है ना इस तरह के सवाल नहीं पूछे। IAS 21 पे उसने सही से हाथ नहीं रखा अभी तक, कि जिसमें एडवांस होगा कुछ जो है वो डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट या रिसीट्स हो रही होंगी और कुछ बाद में हो रही होंगी। मैं सवाल को दोबारा रीड कर रहा हूँ। ये कह रहा है जी, अ कंपनी इज अ कमर्शियल ट्रेडर एंड परचेजेज गुड्स फ्रॉम USA। ठीक है जी, USA से गुड्स परचेज करते हैं हम, इसका मतलब है हमारी परचेजेज भी जो है फॉरेन करेंसी में। एंड सेल्स इट टू डिफरेंट मार्केट इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। 2 मार्केट्स 3 मार्केट्स हैं, कई मार्केट्स होंगी में भी जिसमें हम अपनी गुड्स बेचते हैं, खरीदते ही USA से हम। ठीक है जी। फिर कह रहे जनाब, ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 months ऑफ 2022 द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये शुरू के 7 महीनों की ट्रांजैक्शंस हैं हमारे सामने। ठीक है जी। हमने क्या किया, 1 जनवरी 2022 को अपने कस्टमर से एडवांस रिसीव किया है, और ये अपेरेंटली एक UK बेस्ड कस्टमर है जिसने 16,000 GBP हमें एडवांस दिया है। ठीक है जी। फिर हमने इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कोई 40 दिन बाद जाके गुड्स परचेज किए। ठीक है जी। कितने की? $40,000 की। और फिर हमने कुछ टाइम बाद इसकी क्या कर दी है, रीपेमेंट कर दी है। फिर हमने अपने कस्टमर को गुड्स डिलीवर किए हैं कब? 25 मई को, और 16,000 उससे एडवांस लिए थे, 10 और रिसीव कर लिए। फिर उसने कहा 20 इसके बाद भी रह गए, उसका मतलब लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। और फिर ये 20 हमने कब रिसीव किए? 12 जुलाई में। ऐसा। अब अगर मैं आपसे कहूँ एक टाइमलाइन बनाते हैं, गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो सामने हम रख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा फिर वो कह रहा है जी कंपनी कब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है? क्वार्टर एंड पे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, हम एक पूरा जो है वो टाइमलाइन बनाते हैं। मुझे बताओ हमने सबसे पहले क्या किया इसमें? 1 जनवरी को हमने एडवांस लिया, ऐसा है? अच्छा, ये जो सेल से रिलेटेड डाटा ना, ये मैं इस कलर के पेन से लिखूंगा एडवांस। कितना जी? कितना जी? 16,000 GBP। ये किससे लिया हमने एडवांस? कस्टमर से लिया है 16,000 GBP। ऐसा? तारीख क्या है दिन? 1 जनवरी। किसी को कोई मसला, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी? अच्छा मैं इसमें लाइनें डाल देता हूँ कि हमारे पास मार्च का एंड होगा, जून का एंड होगा, सितंबर का एंड होगा, अगर सवाल आगे गया तो। खैर 7 महीने का टोटल डाटा दे रहा है, तो इसका मतलब है 2 ही रिपोर्टिंग डेट्स आई होंगी। ठीक है जी, मार्च और जून वाली। अच्छा फिर इस एडवांस के बाद क्या किया हमने? 10 फेब को हमने गुड्स परचेज की। ये 10 फेब हमने जो गुड्स परचेज की होंगी, इसको मैं ब्लू रंग से लिख दूँ, ये आ गया जी 10 फेब। यहाँ हमने गुड्स परचेज किए, किस पे? अच्छा कितने GBP की हमने गुड्स परचेज किए? 40,000 GBP की। पक्का? ये मैंने $40,000 सॉरी। ठीक है जी। फिर इसके बाद सर हमारे पास अगली ट्रांजैक्शन आ रही है मई में, अप्रैल में जाके, ऐसा है? अप्रैल से पहले क्या आया होगा हमारे पास? रिपोर्टिंग डेट आई होगी 31 मार्च की। अच्छा इस रिपोर्टिंग डेट को मैं काम करता हूँ, एक और कलर से लिख देता हूँ, ये ना पिंक कलर से। 31 मार्च ये हमारा हो गया जी रिपोर्टिंग। बताओ रिपोर्टिंग डेट पे तुम्हारे पास एक पेबल आ रहा है और एक एडवांस आ रहा है। एडवांस को तो हम कुछ भी
नहीं करेंगे, लेकिन पेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, रीमेजर करना पड़ेगा। डन है। अच्छा हम आगे गए, कहाँ गए जी, कुछ नहीं करेंगे ना एडवांस, तो चाहे कस्टमर को या सप्लायर को, कस्टमर से आपने लिया या सप्लायर को दिया, दोनों में सेटलमेंट गुड्स में ही होंगी ना, ऐसा है। अच्छा जी, फिर उसने कहा 12 अप्रैल को हमने पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट कर दी है तो भैया ये 12 अप्रैल हम ले लेते हैं। इसका मतलब है 12 अप्रैल को हमारा ये पेबल क्या हो गया, सॉरी 12 अप्रैल, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, कितने की, 40,000 USD की। फिर क्या हुआ, फिर हमने जी 25 मई को गुड्स डिलीवर किए और 10,000 GBP रिसीव भी किए, तो 25 में कहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा। 25 में हमने क्या किया जी, गुड्स सोल्ड प्लस हमने रिसीव किए पैसे कितने, ना 10,000 GBP रिसीव किए हमने, अभी भी पैसे बाकी हैं, वो कब रिसीव करने हमने, वो कब रिसीव करने, वो 12 जुलाई को। तो इसका मतलब है एक और ईयर एंड आएगा, कब, 30 जून पे ईयर एंड आएगा, रिपोर्टिंग डेट। और फिर हमने क्या किया इसको, 12 मई को, 12 जुलाई सॉरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 12 जुलाई को हमने क्या किया, सॉरी कितने पैसे हमारे पास, 20,000 GBPs हमने क्या कर दिया, रिसीव। अब ये पूरी टाइम लाइन है, ये सवाल आएगा ना किसी अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का, इतना ही कॉम्प्लेक्स होगा ये, ठीक है जी, इतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें 6-7 एंट्रीज पास करनी होंगी, 8 नंबर का सवाल होगा, 1 नंबर 1 एंट्री है। अब बताओ सर, इसमें ये जो ब्लू कलर से रिलेटेड है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पेमेंट से रिलेटेड है, और ये जो ग्रे कलर आ रहा है, पता नहीं कोई एमरल्ड कलर है, ये क्या है, ये रिसीट से रिलेटेड है। तुम लोग को फील होता है ये अलग अलग कलर है दोनों, मैंने कहा यार ये शायद यहाँ मुझे नज़र आ रहा होता, ये शायद इतना क्लियर नहीं है। अच्छा जी मुझे बताओ, अब बताओ डेट वाइज चले या ट्रांजैक्शन वाइज चले, आपको डेट वाइज चलना है पेपर में, ट्रांजैक्शन वाइज नहीं जाना है आपने। अब बताओ डेट वाइज में सबसे पहले हमारे पास 1 जनवरी को हमने क्या किया होगा, एडवांस रिसीव किया, क्या करूं मैं, कैश डेबिट, कितने से, 16,000 GBPs मल्टीप्लाई बाय 355, क्या आ रहा है, 5680। ये एक सवाल भी बहुत है इस पूरी चेन जो अब तक अब तुमने कवर किया ना, उसको पक्का करने के लिए। फिर ये क्या जी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कितना, 5680,000। किसी को कोई मसला है इसके अंदर, कोई पंचायत इसके अंदर, डन। पहली ट्रांजैक्शन आपने डन कर दी, डन है जी। फिर आपने 10 फेब को क्या किया, अब इन्वेंट्री परचेज की, अब तुम्हारे सामने ऊपर आ चुका है ना सब कुछ। इन्वेंट्री हमने परचेज की कितने से, और 10 जनवरी को US डॉलर का रेट क्या था, 10 फेब को सॉरी 264, 1.056 मिलियन। और ऐसा ही है मेरे बच्चों, हैं क्या चीज, 10.5 मिलियन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह इस बच्चे की आंखें ठीक फरमा दे भाई, ये जीरो वाली गलती नहीं करो यार। अब सही है, यानी कैलकुलेशन ठीक है। अच्छा जी, 2 काम हो गए, मैंने इसको भी टिक कर दिया। अब बताओ ईयर एंड पे तुम, सॉरी रिपोर्टिंग डेट पे आ गए हो। अब एक एडवांस है एक पेबल है, किसको जो है वो एडजस्ट करोगे, पेबल को। पेबल कितने पे रिकॉर्डेड है, 264 पे, और 31 मार्च पे कहाँ चला गया, 269 में, तो 5 रुपये रेट बढ़ गया। तो क्या करूं मैं, अबे यार कितना है, नहीं 31 मार्च है ना, क्या करूं मैं, एक्सचेंज लॉस डेबिट कितने से, 5 रुपए से 40,000 इंटू
2 लाख रुपए। और पेबल बढ़ा दें हम कितने से? कोई मसला, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम, नथिंग। ये ट्रांजैक्शन भी डन। अब 12 अप्रैल को आपने क्या किया? उधार का खात्मा कर दिया। तो 12 अप्रैल को रेट क्या है? 267, सस्ता हो गया था डॉलर। तो अब हमारे पास क्या होगा? 12 अप्रैल। अच्छा, पेपर में एक्सचेंज लॉस नहीं लिखना, एक्सचेंज गेन नहीं लिखना, एक्सचेंज गेन एंड लॉस दोनों का एक ही अकाउंट बना देना। क्या बनाओगे? एक्सचेंज गेन एंड लॉस, ठीक है जी, ताकि तुम्हें बार बार सोचना ना पड़े कि पुराना लॉस कितना है, नया लॉस कितना है। और प्रैक्टिकली भी देखोगे तो एक्सचेंज गेन और लॉस की एक ही हेड होता है जिसके अंदर सारी चीजें जारी होती हैं। हाँ, पीएनएल पे नेट होके दिखता है। 12 अप्रैल क्या करें हम जी? पेबल हमने क्या करना है? खत्म करना है, सेटल करना है। पेबल हमारा रिकॉर्डेड है किस पे? सर पेबल हमारा रिकॉर्डेड है 10.56 मिलियन और 2 लाख और डाल दो तो कितना? 10760,000। कैश कितना पे कर रहे हैं हम? 1068, 40,000 इंटू 200, 67 10। इसका मतलब है कितने का फायदा? 80,000 का गेन है। कितरो? यही है कुछ इसी तरह, कुछ यूं ही है, कुछ ऐसा ही है। अच्छा जी, ये हो गया जी, अप्रैल हो गया, 12 अप्रैल हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हमने कर दिया सेटल। अब हमारे पास क्या आया? 25 में बोर्ड पे देखियो, बोर्ड पे देखना 12 अप्रैल के बाद 25 में मेरे प्यारे बच्चों IS-21 और डेफर टैक्स का इतना गंदा सवाल आएगा, ठीक है, हिला के रख देगा अगर एग्जामिनर का मूड ऑफ हुआ तो। ठीक है जी, मुझे बताओ ये इन्वेंट्री आपको पड़ी कितने की? 10.68 मिलियन की ना। अल्टीमेटली तो आपने ये पे किया ना। और ये रिकॉर्डेड कितने पे? 10.56 के ऊपर। तो FBR इस पर टैक्स कैसे लगाएगा जब इसको बेचोगे तुम? याद रखना, FBR कैश पेड अमाउंट के ऊपर उसको कंसिडर करता है कि यह आपने पे किया है। या अकाउंटिंग के हिसाब से इधर उधर हो रहे थे मामला, तो अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स में आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो उसमें एक डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा? एक्सचेंज गेन और लॉस की वजह से। हम एक्सचेंज गेन और लॉस को स्पॉट पे रिकॉर्ड कर देते हैं उसी वक्त। और FBR क्या करता है? उसको एसेट का पार्ट बना देता है। और उसको कब करता है एडजस्ट? जब उसको आप बेचते हो। अगर आप PP खरीदते और उस पर एक्सचेंज गेन और लॉस आता तो आप तो अभी बुक कर लेते। FBR क्या करेगा? उसको कैपिटलाइज करके ओवर द पीरियड उसको डेप्रिशिएट करेगा। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड आपको बता दिया ताकि आप जब वहाँ तक पहुँच पाए, अगर रिजल्ट आपको अलाउ करे। ठीक है जी। हाँ, हम कहाँ थे जी? 25 मई को हमने गुड्स बेची हैं सर। कितनी गुड्स हैं सर? 10,000 GBPs हमने रिसीव की और गुड्स हमने बेची हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, एडवांस ख़त्म कर दूँ? हैं एडवांस कितना था हमारे पास? सेल्स बुक करनी है हमने सर 5680। ये एडवांस डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 5680। बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ, आपने इसके अलावा कैश भी रिसीव किया। कितने GBPs आपने रिसीव किए अभी अभी? 10,000। उस 10,000 रिसीव किए 25 मई को। 25 मई को रेट क्या है? 369 सर। 10,000 इंटू 369 कितना जी? और आपका कुछ रिसीवेबल भी है ना, जो आपने आगे जाके रिसीव करना है। वो कितना है भैया? 20,000 GBP। ये भी आज के रेट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। कितना? 7380,000। फिर अब सब कुछ मिला के सेल्स क्रेडिट, और ये सेल्स क्रेडिट क्या है हमारे पास? एक बैलेंसिंग फिगर ऐसा 16। सही कह रहा है लड़का? पक्का? अब बताओ, आपकी बुक्स पे कोई मॉनेटरी आइटम बचा हुआ है? हाँ बचा हुआ है ना, मनुष्य रिसीवेबल बचा हुआ है ना।
अब ये रिसीवेबल $20,000 का 369 पे खड़ा हुआ ये। अब आप पहुंचे कहाँ भागते दौड़ते? 30 जून पे। 30 जून पे आपने फिर इसको रीमेजर करना है। 30 जून का रेट क्या है? 372। कितने रुपए बढ़ गया ये? कितने रुपए बढ़ गया? 3 रुपए। तो अपने रिसीवेबल को बढ़ाओगे 3 रुपए से। अब बताओ क्या करूं मैं? किस तारीख को? 30। यार वो ही बना दो यार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बना दो जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से भैया? 10 560। क्या चीज? देखो जब वो ट्रांजैक्शन में स्पेसिफाई कर रहा है एक चीज और दूसरी चीज, तो इसके अलावा हम कहां से सोचेंगे इसके अलावा भी कुछ होगा? है तो ये थोड़ा सोचना मुश्किल होगा ना कि हम यहां अज्यूम करेंगे और भी इन्वेंट्री होगी, उसकी भी एक कॉस्ट होगी। उससे हमें एक ही ट्रांजैक्शन दी, कनेक्ट उसी से किया सवाल को। ठीक है जी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से ड्राफ्ट किया जा सकता है इसको, लेकिन ये बात किसकी हो रही है? इसी स्पेसिफिक इन्वेंट्री की हो रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, देखो जब सेल्स बुक कर रहे हो और तुम्हारे पास इन्वेंट्री की मुकम्मल कॉस्ट मौजूद है ना, तो फिर आप कॉस्ट की एंट्री पास कर देना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ भी देते हो ना, तो कोई मसला नहीं होता। आमतौर पे इन्वेंट्री की डिटेल देखो वो एक तरफ देगा, या वो सेल्स का डाटा देगा या वो परचेस का डाटा देगा। इस सवाल में हमने क्या किया? दोनों डाल दी। 8 नंबर के लिए इतना कुछ नहीं पूछ सकता वो, लेकिन इसमें से एक अच्छी खासी चीज निकाल के पूछ जरूर सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताओ मेरे पास इन्वेंट्री 10,556 मिलियन, ऐसा ही क्या कह रहे हो बेटा? योर एंट्री नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर डाटा उसने पूरा दिया होगा ना और वो कहेगा कि जी मुझे पूरा का पूरा हिसाब बना के दो, तो फिर आपको करना पड़ेगा, एंट्री फिर पास करनी होगी। ठीक है जी। आम तौर पे वो सवाल अगर पूछता है ना IAS 21 का, इस तरह का कोई भी सवाल 8 नंबर के लिए, तो वो ज़्यादातर 4 एंट्रीज डालता है। ठीक है जी, और 4 नंबर की वर्किंग्स रखता है। इतनी सारी वर्किंग्स 8 नंबर के लिए, हाँ इसमें से वो सारी परचेस का डाटा निकाल देना अगर, तो फिर वो पूछ सकता है सेल्स के लिए। ठीक है जी, वो 2 चीज़ें पूछ सकता है सेल्स के लिए। तो फिर अगर सेल्स का ही डाटा देगा तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री नहीं पास हो सकती, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं होगा। डाटा है तो पास कर दो। 30 जून पे हम क्या करेंगे जी? 3 रुपए से हमारा रिसीवेबल बढ़ रहा है। रिसीवेबल डेबिट कितने से? 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000, ऐसा। और यार एक बात बताओ, ये स्क्रीन पे बैठ के पढ़ने से आपको लगता है कि इट अफेक्ट्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स? हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अफेक्ट होती हैं। तो लेट्स पुट इट दिस वे, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स मेन चीज़ है आपकी टेक्निकल नॉलेज के मुकाबले में? क्योंकि अभी एक बहस चल रही है कि यार जो ऑनलाइन क्लासेज है ना, उसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, तो ये बंद करके ना फिजिकल शुरू कर देते हैं। मैंने कहा यार मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम बजाय टेक्नोलॉजी के हिसाब से ख़ुद को अडॉप्ट करने के, हम कह रहे हैं पीछे चलो, पीछे मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है जी, मज़ा नहीं आ रहा है। उसके एडवांटेजेस बहुत हैं। यार तुम कितने टाइम से क्लासें ले रहे हो? लाइव शुरू से ले रहे हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ये भी नहीं पता। इससे मुझसे कितनी दफ़ा इंटरेक्ट किया होगा, सिवाय इस चीज़ के कि मैं इसको देखता हूँ, ये मुझे कहता है हाँ सही है, समझ आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार देखो, मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और अब टेक्नोलॉजी से ही हमने कम्युनिकेशन स्किल साफ़ करनी है। मैं आपको तरीके बताता हूँ। मेरा बेटा है छोटा, 5 साल का। ठीक है जी, वो डुओलिंगो देखता है, उसमें चीज़ें डालता है, फिर आगे बोलता है बाबा इसका ये मतलब है, बाबा इसका ये मतलब है। अब मैंने उसको एक ऐप डाल के दी है। ठीक है जी, मैंने कहा इससे बात किया अगर वो बॉट है। ठीक है जी, वो आपको एक टॉपिक देता है, आपसे बहस शुरू करता है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहस करता है। ठीक है जी, आप उससे बात करो। ठीक है जी, और वो आपकी बात सुनता है पहले, फिर उसको ये नहीं कि आपको जलील करता है मैं क्या बोला तूने, वो कहता है हाँ मुझे लग रहा है आप ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है जी, और अच्छी रिफाइन अंग्रेज़ी में फिर वो आपको बताता है। आप इसको रोज़ आधा घंटा दो। ठीक है जी,
आपको कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू नहीं। मसला प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट वर्क अराउंड द टेक्नोलॉजी। हम चाहते हैं कि नहीं यार किसी तरीके से कुछ ऐसा करें कि एक ज़माने में जिसने वॉशिंग मशीन बनाई थी, तुम लोग ने वो देखा होगा, एक वीडियो देखी होगी बड़ी ज़बरदस्त। एक बंदा वॉशिंग मशीन बेच रहा है, उसको अंग्रेज़ आके कह रहे हैं यार तुम हम थकाना, तुम हमें ना सुस्त करना चाह रहे हो, ये काम तो हम घर के शौक़ से करते हैं, ठीक है जी, आप चाहते हो कि हम ये काम भी ना करें। तो इसी तरह के लोग आज भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सही नहीं है, ख़राब हो रही हैं, तो एक काम करते हैं हम ऑनलाइन ही बंद कर देते हैं, ठीक है जी। फोकस का इशू है ऑनलाइन में, लेकिन रूल्स रख सकते हैं। जैसे जब मैं एयरवेज में था तो वहाँ पे रूल था कि कैमरा ऑन रखना पड़ेगा ऑनलाइन। कैमरा क्या करना पड़ेगा? कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ऑनलाइन, ये तकरीबन 60-65 के करीब बच्चे बैठे हुए हैं, ये पढ़ें तो पेपर पास करेंगे, ये नहीं पढ़ें तो नहीं करेंगे। मैं इनको देखूँ, वो पढ़, वो भाई सीधा होकर बैठ, पलंग से उतर ज़मीन पर, इट वॉन्ट ऐड एनी वैल्यू। हाँ, छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है। अब जैसे मेरे छोटे बच्चों के एग्ज़ाम्स, अभी स्कूल बंद है तो ऑनलाइन चल रहा है, कद्दू ऑनलाइन, उन्होंने एक दफ़ा ऑनलाइन वो नहीं खोली, ठीक है जी, सो रहे हैं सुबह। मैंने कहा यार क्या हरामखोरी लगाई हुई इन्होंने। कहा बाबा ऑनलाइन क्लास है, तो मैंने कहा ऑनलाइन क्लास नहीं होती क्या? कहते होती है। तो मैंने कहा करते हैं क्या? कैमरा लगा के छोड़ देते हैं, मतलब वो क्लास खोल के छोड़ देते हैं। तो छोटे बच्चों पे तो ज़रूरी है, तुम लोग तो अपने अच्छे बुरे का समझते हो ना। क्या ख़राब होता है? आंखें ख़राब होती हैं, हैं? आगे आओ बेटा, शुरू करते हैं हम जी आगे। अब बताएं 30 जून के बाद हर चीज़ के बेटा नुकसानात हैं, ठीक है ना। ज़िंदगी में तुम बहुत सारे काम आगे करोगे, तुम कह यार तकलीफ हो रही है, तो करना तो पड़ेगा भाई, हैं? फिर क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं आपसे चीज़ पूछूंगा इंशाल्लाह जब आप CFA करोगे कल मुस्तकबिल में, मैं कहूँगा जी टीचर है वो अमेरिका में बैठा है, जाओ उससे पढ़ो फिजिकल। लेकिन सर हाइब्रिड होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखें, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू। यार देखो, एक गैंडा जो है ना वो परिंदे को कहता है यार ये देखो कैसा उड़ता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्निकल नॉलेज ग्राउंड से भी नीचे होती है। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इतने ज़बरदस्त होते तो आज सारी जगहों पे आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नज़र आ रहे होते। हर एक चीज़ का हिसाब किताब है, हर एक बंदा अपने, हम इसको इंशाल्लाह किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी FAR 2 में हम आगे बढ़ते हैं। बेचने के लिए कुछ होता नहीं है ना, मसला ही है, ठीक है ना, बेचने के लिए कुछ होता नहीं है। अच्छा देखो, अब बताओ हम इसको सेटल कर रहे हैं कितने? 370 रुपये। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मुझे इंटरव्यू देने आया था जब मैं CFO था एक कंपनी का, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? CBM का बच्चा था, कहता है सर 100 तो होंगे, 100 तो होंगे। मैंने कहा यार मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में पैसा देता हूँ, कभी मूड हुआ मैं अपने शेयर्स दे दूँ तो कहता है दे दें। तो आप अंदाज़ा लगा लो। मैंने कहा एंट्री क्या पास करूँगा? कहता है शेयर्स क्रेडिट। चुप हो गया, आगे ख़त्म, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट। और अब एक प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड कहता है जब शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो P&L नहीं हिट होना चाहिए, ऐसा है नहीं है, तो इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो अब आगे आके पढ़ लो बेटा, वो ले लो टेक्निकल नॉलेज। अच्छा जी, देन उसके बाद अब बोर्ड पे देखो 370 रुपये हमने सेटल करना है इसको। क्या करें, कैश रिसीव कर लें? कितना? 20,000 इंटू 370, 7.4 मिलियन। यही तो मैं कह रहा हूँ यार। अब बताओ हमारा रिसीवेबल सेटल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कितने पे? हमारा रिसीवेबल 372 पे रिकॉर्डेड था, तो मेरे पास एक्सचेंज लॉस आएगा ना। कितना? ये 40,000 का लॉस है। कितने का? ऐसा है मेरे बच्चों,
अपने पास हेडिंग डालें जी कंटिन्यूअस इनकम, और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एडवांस अगर रिफंडेबल हो तो फिर वो उसको आप ये नहीं कह सकते ना कि वो एडवांस है, तो फिर टेक्निकली रिसीवेबल हो गया ना, ठीक है जी मेरा बच्चा। ये देखो एक चीज़ याद रखो, हमारी पूरी IAS 21 पढ़ने में ये अजम्पशन होगी कि जब हमें पैसे देने होंगे फॉरेन करेंसी में हम खरीद के देंगे, और हमारी ये अजम्पशन होगी कि जब हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होगी तो हम उसको उसी वक्त क्या करेंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहीं से भी बाहर से फॉरेन करेंसी आती है ना, फॉरेन करेंसी में नहीं मिलता आपको अमाउंट, वो किस में मिलता है आपको, वो जब आपके यहाँ पाकिस्तानी अकाउंट में गिरता है तो वो ऑलरेडी स्टेट बैंक के फेरा रेगुलेशन, प्रैक्टिकली आप जब सेल परचेस कर रहे होते हो तो आपकी जेब में फॉरेन करेंसी नहीं होती है, ठीक है जी। तो जब हमें पैसा मिला होगा ना तो हमने इसको क्या किया होगा, ये हमें इमीडिएटली रुपीज़ में कन्वर्ट होकर मिला होगा, तो हमने ये सोच के चलना है पूरे IAS 21 डन। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं, स्पॉट रेट है ना उस दिन का 370 रुपये का रेट, उसी पे तो रिकॉर्ड किया हमने इसको, सेट हो। हाँ हाँ हाँ, जब पाकिस्तानी बंदा एक्सपोर्ट करता है ना और उसकी प्रोसीड्स आती है तो स्टेट बैंक के पास अपना रेट होता है, वो रेट होता है जो बैंकों का एवरेज रेट होता है, उस पर करते हैं। हाँ मैं भी सीधी बात है, पैसे आपको मिलेंगे उसके हिसाब से तो आपको करना उसी पे होगा ना। काइबोर कहाँ गया, करेंसी चल रही है, इंटरेस्ट थोड़ी है। अब देखो मैं फिर तीसरी दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ, आगे हमने फंक्शनल ऑफ बाकी करेंसीज पे डिटेल में बात भी करनी है। सेल्स प्राइस वो चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि करेंसी फंक्शनल है या नहीं, परचेज नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है जी। क्या डिसाइड करेगा, प्रेडोमिनेंट सेल्स आपकी किस में हो रही है, किस करेंसी में हो रही है, वो आपकी। अच्छा मैं फिर उर्दू ज़ुबान में बता दूँ, एग्ज़ाम में आपको वो जब भी देगा ना आपकी फंक्शनल करेंसी रुपीज़ ही देगा, उसकी उस बेचारे की मजबूरी है, ठीक है जी। अदरवाइज सवाल फिर उसको बनाना पड़ेगा ACC टाइप का जिसमें मल्टीपल कन्वर्जन होती है, ठीक है जी। वो सवाल आपको जो देगा वो अल्टीमेटली सारी चीज़ों को रुपीज़ में कन्वर्ट करवा रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो एक पॉइंट पे अर्न की जाती है और कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो ओवर द पीरियड अर्न की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर ओवर द पीरियड क्या अर्न किया जाता है, आपने एक मकान रेंट पे दे दिया, ठीक है जी, आपने एक मकान रेंट पे दिया तो आपको रेंटल इनकम कैसे मिलेगी, मिलेगी तो आपको मंथ एंड पे मिलेगी, लेकिन वो इनकम किसकी होगी, पूरे महीने की होगी, आखिरी दिन की नहीं होगी। आपने एक मकान रेंट पे दिया, आपने कहा जी मैं रेंट पे दे रहा हूँ मकान, ठीक है जी। अब गौर सुनना, 1 जनवरी को आपने अपने टेनेंट्स को घर हैंड ओवर किया, 31 जैन आई, आपने कहा जी मुझे रेंट चाहिए, तो रेंट 2 मिलेगा तो आपको यहाँ पर, लेकिन वो रेंट परटेन कर रहा होगा पूरे महीने से, पूरे महीने की इनकम है, एक दिन की तो नहीं है ना। अच्छा अब मुझे ज़रा इसको कंपेयर करके दो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से, इनकम एट अ पॉइंट इन टाइम। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक PP मौजूद है, ये 500 रुपये का, मैंने इसको डिस्पोज कर दिया, सर मैंने इसको 700 रुपये में बेचा, कितने का गेन हुआ, और ये ट्रांजैक्शन मैंने की है मेरे प्यारे बच्चों से 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 2025 को। ये क्या मेरा गेन ऑन डिस्पोजल। मुझे बताओ ये एक दिन का इनकम है या ये ओवर द पीरियड की इनकम है, एक दिन की है ना, एक दिन तुमने ट्रांजैक्शन की इनकम आ गई, ऐसा ऊपर वाली ट्रांजैक्शन एक दिन की है या पूरे महीने की है। इंटरेस्ट इनकम बैंक से मिलती है, एक दिन की होती है पूरे महीने की होती है, पूरे महीने की होती है, ठीक है जी, पूरे महीने का इंटरेस्ट होता है, मिलता है पॉइंट पे जाके। तो इसका मतलब है हम इनकम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी इनकम्स होंगी जो आपको ओवर द पीरियड अक्रू हो रही होंगी लेकिन मिलेगी एक पॉइंट पे, और कुछ इनकम्स ऐसी होंगी जो अब्रप्टली आप कमाओगे, इमीडिएटली आप कमाओगे, अभी के अभी एक ट्रांजैक्शन की इनकम आ गई। मेरा एक सवाल है, आज के दिन मैंने सुबह उठ के एक डील किसी की ब्रेक करवा दी और मुझे उसमें ब्रोकरेज मिल गई 500 रुपये की,
ये मेरी एक दिन की इनकम है, एट अ पॉइंट इन टाइम की इनकम है, या ओवर द पीरियड की इनकम है? एट अ पॉइंट इन टाइम की इनकम है। सर मैं एक बंदे को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, सर्विसेज देता हूँ, उसको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि उसको काम कैसे करना है, पूरे महीने की सर्विस देता हूँ, महीने के एंड में मुझे सैलरी मिलती है। सर ये ओवर द पीरियड है, तो उसका मतलब है कुछ इनकम्स ओवर द पीरियड अर्न होती हैं, मिलती है एक पॉइंट पे जाके, और कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली अर्न की जाती हैं। ऐसा है IAS 21 में इन दोनों पे स्लाइड से डिफरेंस है रिकॉर्डिंग का। ऐसा है, दोनों की रिकग्निशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कॉपी करो तो मैं बताऊं आपको। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ो और बोर्ड पे देखो, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। सर गौर से सुनो, ये जनवरी का महीना, ये 1 जनवरी है, ये 31 जनवरी है। पूरे महीने का इंटरेस्ट बनता है $200 का, ठीक है जी, पूरे महीने का इंटरेस्ट बनता है $200 का। गौर सुनना, 1 जनवरी का एक्सचेंज रेट है, 1 जनवरी का एक्सचेंज रेट है 300 रुपये पर $, और 31 जनवरी का एक्सचेंज रेट है 320 रुपये पर $। अब बताओ ये इनकम में किस रेट पे रिकॉर्ड करूं? वेरी गुड, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्या, ये एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होगी। क्यों? क्योंकि इनकम ओवर द पीरियड की है। अब मसला ये एवरेज कैसे निकालें? 300 + 320 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा नहीं होता। एवरेज निकाला जाता है प्रैक्टिकली, रोज का रेट लिया जाता है, जनवरी 1, जनवरी 2, 3, 4, 5, 6 सारी जनवरी के 31 दिन के रेट्स ले जाते हैं और फिर ऐड करके 31 से डिवाइड कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि एवरेज 340 हो? बिल्कुल हो सकता है, दरमियान में शायद 360-70 तक रेट गया और एवरेज कितने पे आ जाए, तो वो पेपर में कंफ्यूज भी करता है। वो 310 और 300 और 320 का एवरेज दे रहे थे, 325, बच्चा हंस रहा है ये क्या है यार। ओ भाई हो सकता है, क्योंकि ये एवरेज इन 2 फिगर्स का नहीं है, पूरे महीने के एवरेज रेट का अमाउंट। अब मैं आपको बता रहा हूं जी, एवरेज हमारे पास है से 312 पर। अब बताओ इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? आप 31 जनवरी को सूद की इनकम को रिकॉर्ड ऐसे करोगे, रिसीवेबल डेबिट कितने से, $200 इंटू 312 कितने, 62,400 यार खुदा के वास्ते। और इंटरेस्ट इनकम कितने से, 62,400। अब सीधी सी बात है, ये एक रिसीवेबल है, और रिसीवेबल को रिपोर्टिंग डेट पे क्या होना चाहिए, रीमेजर होना चाहिए। तो इसको हम रीमेजर कर देंगे कितने पे, 320 पे। यह भी कितने पे खड़ा हुआ है, 312 पे। तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट कितने से, 200 इंटू 8 कितने, और क्रेडिट क्या करें कितने से। अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन को इफेक्टिवली आपने 320 पे ही रिकॉर्ड किया है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये इंटरेस्ट इनकम में गया है और ये एक्सचेंज गेन में गया है, ये फ़र्क है ऐसा। अब बताओ कुछ दिनों बाद ये पैसा रिसीव हो जाएगा तो आप फिर कैश डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, और जो एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा वो मज़ीद रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इंटरेस्ट इनकम किस पे रिकॉर्ड हुई, ये एवरेज रेट पे रिकॉर्ड हुई। ऐसा है, बिल्कुल सही। अब बताओ जो इनकम आप ओवर द पीरियड अर्न करोगे वो एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होगी, और जो इनकम उसी वक्त एक दिन में आएगी तो वो स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी, वो किस पे रिकॉर्ड होगी, वो स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड होगी। फर्स्ट एंट्री कब करेंगे, 31 जनवरी को ही। अच्छा, एक कंपनी अगर डेली रिकॉर्डिंग करती तो रोज 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 के रेट पे रिकॉर्ड होता, स्पॉट रेट पे। हम कहते हैं जी आज हमने इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा अर्न किया, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर कल अगले दिन स्पॉट रेट अलग होता, फिर अगले दिन अलग होता। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने क्या रूल ले लिया कि अगर आप सारी इनकम मंथ के एंड पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो किस पे कर लूँ, एवरेज रेट पे कर लूँ। ठीक है जी, ऐसा है। 31 जनवरी इज अज्यूम टू बी आर रिपोर्टिंग डेट। आगे बढ़े हम जी मेरा बच्चा। नहीं, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा एवरेज रेट, वो देगा एवरेज रेट, या आपको इससे वो मुस्तशना रखेगा। सर अगर ओवर द पीरियड पूरा
साल है तो पूरे साल का बजट। एक सेकंड, ये फजूल का गेन लॉस आएगा इससे, जब डेट सेम ही है तो कंपनी क्यों करेगी ऐसे? भाई मैं आपको फिर बता दूं टेक्निकल रीज़न, याद रखिएगा इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट साइड पे जाती है और एक्सचेंज गेन और लॉस फाइनेंस साइड पे जाता है। दोनों की क्लासिफिकेशन अलग अलग है और अगर आपने इनको नेट करके रिकॉर्ड करते तो गलत कर दोगे आप। इन्वेस्टमेंट इनकम जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और एक्सचेंज गेन और लॉस फाइनेंस से निकला है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जाता है। तो खुदा के वास्ते इनको नेट नहीं कर देना। जी मेरा बच्चा, किसमें एक करके? ऑपरेटिंग इनकम नहीं है भाई, एक्सचेंज गेन और लॉस याद रखना फाइनेंशियल है, क्योंकि आपके रिसीवेबल पेबल से फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है, आप इसको नहीं करते उसके अंदर, ठीक है। इसको हमेशा हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा ना उसमें क्या कर दिया करेंगे, नेट कर दिया करेंगे एक्सचेंज गेन और लॉस को, ठीक है ना। एक करके। जी क्या अलाउ करता है? क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड किस चीज़ को अलाउ करता है? एक चीज़ याद रखो मेरे प्यारे भाई, अपने दिमाग में बिठा लो, वो सारी इनकम जो एक पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड होगी एज पर IAS 21, चाहे तुम्हारा स्टडी टैक्स कुछ भी बोले, वो किस रेट पे रिकॉर्ड होगी? एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है जी। चाहे कुछ भी बोले, स्टडी टैक्स को आप क्या करना, आग लगा देना, ठीक है जी। भाई मैं आपको इतना बता दूं, अकाउंटिंग में जो है ना, गलती मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप उसको सुकून से लिख लो जी। सर जो वो जो पीरियड है वो अगर पूरे साल का होगा तो पूरे साल का बजट बोरिंग कॉस्ट पड़ा था। अब मैं फजूल की चीज़ में जा रहा हूँ, अभी हमारा अगला 5 मिनट वेस्ट होने जा रहा है, ठीक। नहीं मैं बता देता हूँ, बोरिंग कॉस्ट पड़ी थी। क्या था बोरिंग कॉस्ट में? आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हो, अगर आपने लोन फॉरेन करेंसी में लिया हो तो फॉरेन करेंसी का तो सूद का रेट बहुत छोटा होता है, तो फिर तो बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट होगा। लेकिन याद रखना, जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट छोटा होता है वो ओवर द पीरियड स्ट्रांग होती जाती है, और जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम होता है वो वीक होती जाती है। एक बंदे ने डॉलर में लोन लिया, डॉलर में सूद का रेट सिर्फ 4% है, PKR में सूद का रेट 14% था। उसने कहा मैं काम करता हूँ डॉलर में सूद ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, तो क्या उसको सूद का एक्सपेंस कम पड़ेगा? नहीं, उसको सूद के एक्सपेंस के साथ साथ एक्सचेंज लॉस भी आएगा, ठीक है जी। तो उसको वो एक्सचेंज लॉस भी कैपिटलाइज करना होता है IAS 21 के अंदर, ठीक है जी। फिर IAS 21 उसको लिमिट भी करता है कि ये ना हो कि एक्सचेंज लॉस इतना ज़्यादा हो जाए और सारा कैपिटलाइज हो जाए। फिर वो कहते हैं कि जी अगर आप ये लोकल करेंसी में लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। तो ये भी तुम लोग के लेवल पर चीज़ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह के वास्ते उसको मान लिया करो यार, ठीक है जी। बढ़ जाए हम आगे। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं सर, गौर से देखिएगा सर। यार तुम लोग ने फिदिका लाना छोड़ देना, मैं तुम लोग को जिंदा गाड़ दूंगा। ये तुम लोग के चक्कर में जो है ना, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, सवाल पूछते हो मुझे अच्छा लगता है, छुट्टी नहीं करना बस। हैं? अच्छा, ये एक छोटी सी वो है, मतलब थ्योरी है, या चाहो तो अपने पास लिख लो। क्या कह रहे हो? छोड़ दिया क्या मतलब? नहीं यार, फिजिकल बंदा जब पढ़ा, जब बच्चे भी तो आप जैसे हैं ना। आप कल पता हो गया यार 3 बच्चे बैठे हैं, तो फिजिकल पढ़ाने में मज़ा नहीं आता ना। फिर होता क्या, इन 3 के हिसाब से लेक्चर। अच्छा ये देख लेना, एक इवेंट बेस्ड इनकम है। इवेंट बेस्ड का मतलब ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड होना है सर। गेन ऑन डिस्पोजल है, कमीशन इनकम है। इनकम विल बी रिकग्नाइज्ड ऑन द डेट अर्न, ठीक है जी। यूज स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑफ दैट डेट, ऐसा है। अच्छा फिर वो कहता है जी कंटिन्यूस इनकम, जैसे रेंट है, जैसे इंटरेस्ट है, इसका क्या करोगे? इनकम इज रिकग्नाइज्ड, इनकम रिकग्नाइज्ड ओवर द पीरियड, और किस रेट से हम रिकॉर्ड करेंगे?
एवरेज एक्सचेंज रेट से। पक्का? कॉपी वॉपी तो नहीं करना नहीं है? आगे बढ़ो। अच्छा, मैं एक टेक्निकल सवाल आपको दे रहा हूँ, जसारत करके कि आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे इसके अंदर। ना ना ना, शाबाश। एक बड़ा रीजनेबल तो सवाल आपको दे रहा हूँ, फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। कलमा पढ़ लो। किसके लिए भाई? शाबाश जी। पहले मैंने क्या किया होगा सर? कब एंट्री पास की होगी? पहली 31 दिसंबर पे क्या एंट्री पास की होगी? रिसीवेबल डेबिट कितने से? $500 मल्टीप्लाई बाय 200 का एवरेज रेट कितने? फिर इंटरेस्ट इनकम कितने से? फिर जी, फिर 31 दिसंबर को इस रिसीवेबल को रीमेजर कर लें। रिसीवेबल कितना सर? 500 इंटू कितने? 5 रुपए। और एक्सचेंज गेन क्रेडिट पहले 31 दिसंबर पे लेकर आओगे ना, ईयर एंड पे तो रीवैल्यू करोगे ना रिसीवेबल को। रिसीवेबल तुम्हारा 200 पे खड़ा हुआ है, एक मॉनेटरी आइटम है, तो ईयर एंड पे उसको रीवैल्यू करोगे ना। हाँ, रिसीवेबल अराइज क्या करने की भाई? आप ये दोनों एंट्रीज मिला के भी बना सकते हो, लेकिन एक्सचेंज गेन को एक्सचेंज गेन में रखना और इंटरेस्ट इनकम को इंटरेस्ट इनकम में रखना। ये दोनों एंट्रीज में रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, आप कंबाइंड डेबिट कर दे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। अब बताएं 31 दिसंबर के बाद 5 जनवरी को फिर बैंक डेबिट कितने से? 500 इंटू 208 10 और कितने से? 1,02,000 और फिर एक और दफा ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। पक्का जी? अपने पास हेडिंग डालें नॉन मॉनेटरी आइटम्स। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अपने पास क्या हेडिंग डाली है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है जी। बोर्ड में लिखना दोस्त। अब थोड़ा सा जहाँ टेक्निकल डिस्कशन है, अल्लाह के वास्ते दिमाग हाजिर रखना। ठीक है, बस ये एक आखिरी चीज़ है जो आपने स्टैंडर्ड में पढ़नी है, बाकी जो है फिर एप्लीकेशन है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें फिर एप्लीकेशन है। ये मेन चीज़ है जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं। मुझे बताएं, बैलेंस शीट पे जो आइटम्स हैं उसको IAS 21 ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक थे मॉनेटरी आइटम्स। क्या किया हमने मॉनेटरी आइटम्स का? ना हमने करना क्या है इसका? हमने इस री वैल्यू की जगह अच्छा वर्ड पता है क्या है? रीमेजर। रीमेजरमेंट फॉर चेंजेस इन
फॉरेक्स रेट्स, ऐसा ऐसा है। अच्छा, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, फिर हमारे पास क्या आता है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ऐसा। अब नॉन मॉनेटरी आइटम्स में क्या करते थे हम आज तक? हम कहते हैं लानत भेजो, क्या करना है। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स दो टाइप के हैं। आप करें जब लानत ही भेजना है तो टाइप कितनी भी हो, नहीं रुक जाओ ज़रा, नॉन मॉनेटरी आइटम हमारे पास दो टाइप की है। वो क्या जी? कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐसा। और कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम्स होती हैं जो कैरीड एट फेयर वैल्यू। इसका क्या करते हैं? जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर होता है, नो सब्सीक्वेंट रीमेजरमेंट। जैसे इन्वेंट्री, जैसे पीपी, एक दफा रिकॉर्ड, कहानी खत्म। फिर कैरीड एट फेयर वैल्यू। अब इसमें क्या है? इसमें दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड इन लोकल करेंसी। आपने क्या किया? मिसाल के तौर पर आपने कोई एसेट खरीदा, पाकिस्तान ले आया, पीपी आपके पास, ठीक है जी। और पीपी जब ले आए, एक दफ़ा ख़रीदा आपने, डॉलर्स में था, आप ले आए पाकिस्तान। भाई ये क्या आजकल दे रहे हो हैं? मरीम ने भेजी है, मरीम आई हुई है, बेगम ने भेजी है भाई। अच्छा जी, फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड इन लोकल करेंसी। आपने एक मशीन ली, पाकिस्तान ले आए, अब आपने कहा यार ये मैं लाया हूँ पाकिस्तान के बाहर से। अच्छा, उस तरह की मशीन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा था, आपने क्या किया? आपने बाहर से ले लिया। ये किस करेंसी में खरीदा आपने? फॉरेन करेंसी में, लेकिन ले आए ना लोकली। अब आप चाह रहे उसको आप फेयर वैल्यू पे रखो। आप फेयर वैल्यू किस में डिटरमिन करोगे? पाकिस्तान में उस जैसे एसेट्स मौजूद हैं तो उनकी फेयर वैल्यू आराम से पता चल जाती है, रीवैल्यू कर लेते हैं हम एसेट्स को। तो ऐसा एसेट जिसकी सब्सीक्वेंट फेयर वैल्यू भी किस में डिटरमिन हो रही हो? लोकल करेंसी को। लोकल करेंसी में तो हम कहते हैं जी नो सब्सीक्वेंट रीमेजरमेंट फॉर एक्सचेंजेस। ऐसा क्या मतलब? भाई आपने डॉलर, $200 का खरीदा था, उस वक्त डॉलर का जो रेट था, एसेट रिकॉर्ड हो गया उस पर, सब्सीक्वेंटली किस करेंसी में रीवैल्यू हो रहा है? लोकल करेंसी में। तो डॉलर का जितने पे लिया था वो तो भाड़ में गया ना, अब खत्म हो गई बात। तो इसका मतलब इसको भी नहीं देखना। तो फिर क्या है जी? ऐसा भी नॉन मॉनेटरी आइटम होता है जिसकी फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड इन फॉरेन करेंसी। आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने खरीदी है यूके में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं। अच्छा, है ही वो यूके में, तो उसकी करेंसी, उसकी फेयर वैल्यू किस में डिटरमिन हो रही होगी? फॉरेन करेंसी में। तो सर जब आप फॉरेन करेंसी में उसको डिटरमिन करोगे तो फिर आपको फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट लेना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है जी, कैसे वो भी हम देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट फॉर फेयर वैल्यू चेंजेस एंड एडजस्ट फॉर एक्सचेंजेस। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। अब बताओ जी, कौन से आइटम्स को हम जो है वो फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करते हैं? सारे मॉनेटरी आइटम्स को, और ऐसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स को जिनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन होती है किसमें? फॉरेन करेंसी में, उनको भी हम जो है वो फॉरेक्स के लिए रीमेजर करते हैं। कैसे करते हैं आओ जरा हम देखते हैं। अभी ये कॉपी करना है, ये कोई खाएगा यार? तुम्हें लगता है आसान होगा? आसान है, कोई मसला नहीं, आ जाओ। ऐसी डराने वाली चीज़ है। बोर्ड पे देखना सर, सारी चीज़ें छोड़ के ना बोर्ड पर देखो। हमने ली एक आईपी, हमने आईपी खरीदी 1 जनवरी 2024 को $500 की। डन है जी। एक आईपी है। आईपी क्या होता है? तो ये एक मिसाल के तौर पर ये आईपी है, जनरेटर है हमारा। नहीं हो सकता जनरेटर, क्यों? आईपी या तो सर ज़मीन होगी या बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो हमने ख़रीदी किस तारीख को? 1 जनवरी को। इसकी वैल्यू कितनी है? $500। ये हमने खरीदी। इस पर डेप्रिसिएशन बुक होगा? नहीं बुक होगा। हम इसको कैरी करना चाह रहे हैं किस पे? फेयर वैल्यू पे। सर हम इसको रीमेजर करना चाह रहे हैं, साल का एंड आ गया 31 दिसंबर 2024, और ये हो चुका है कितने पे?
माशाल्लाह जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, एक्सचेंज रेट था हमारा 1 जनवरी को ₹250 पर $, और 31 दिसंबर को हमारा एक्सचेंज रेट हो गया 260 पर $। ऐसा क्या चीज? हाँ, अब हमारा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो फेयर वैल्यू बढ़ी है, ये कब बढ़ी है? ओवर द पीरियड बढ़ी है। तो क्या करें इसके अंदर? अब बोर्ड पे देखना। ना 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 ना, रुक जाओ, तसल्ली मेरा प्यारा बच्चा, रुक जाओ। अब देखें, आपको IAS 21 इसके अंदर कहता है कि आप किसी भी तरीके पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो उस केस में जब आप एसेट को क्या कर रहे हो, रीवैल्यू कर रहे हो। जो बच्चा पढ़ कर आया था ना, वो ये केस था किताब के अंदर, ठीक है जी। अब बोर्ड पे देखना। मुझे बताओ हमारे पास डॉलर्स कितने थे शुरू में? एक एसेट था जो कितने डॉलर्स का था? साल के एंड में डॉलर में भी इजाफा हुआ और करेंसी के रेट में भी, तो डबल गेन हो गया। फेयर वैल्यू गेन है कितने का? $100 का, और एक्सचेंज गेन भी है। $250 का डॉलर था, अब वो बढ़ के कितने का हो गया? तो सर अब बताएं, ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम है। स्टैंडर्ड कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम की फेयर वैल्यू किस में डिटरमिन हो रही है? फॉरेन करेंसी में। तो आप इस पे एक्सचेंज गेन और लॉस भी बुक करेंगे। मॉनेटरी आइटम होता तो एक्सचेंज गेन और लॉस लाजमी बुक करना था, और एक्सचेंज गेन और लॉस कहां जाता है? नॉन मॉनेटरी आइटम का एक्सचेंज गेन और लॉस कहां जाएगा? वहीं जाएगा जहां उसका फेयर वैल्यू का गेन जा रहा है ना। आईपी का गेन कहां जाता है? तो इसका एक्सचेंज गेन भी कहां जाएगा? अगर ये पीपी होता तो ओसीआई में जाता, तो एक्सचेंज गेन भी कहां जाता? तो बताएं सर, नॉन मॉनेटरी आइटम एक्सचेंज गेन के लिए रिमेजर होते हैं? नहीं। कब रिमेजर होते हैं? जब वो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहे हो, और फेयर वैल्यू किस में डिटरमिन हो रही हो? फॉरेन करेंसी में। तो हम उसका एक्सचेंज गेन और लॉस निकालते हैं, उसका फेयर वैल्यू का गेन और लॉस भी निकालते हैं, और दोनों को कहां ले जाते हैं? एक ही जगह पर। अगर उसका फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में जा रहा है तो एक्सचेंज गेन भी पीएनएल में जाएगा। उसका फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में जा रहा है तो इसका एक्सचेंज गेन भी ओसीआई में ही जाएगा। इसका आईपी का फेयर वैल्यू गेन कहां जाता है? तो इसका एक्सचेंज गेन और लॉस भी कहां जाएगा? अब वो गेन कैलकुलेट करना सीख लो। बताओ, हमने डे 1 पे आईपी को रिकॉर्ड किस पे किया होगा? 1 जनवरी को हमने किस पे रिकॉर्ड किया होगा? बताएं जी, 1 जनवरी किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया होगा हमने? सर मेरे पास आईपी डेबिट कितने से? सर 500 × 250 कितने? और हमने ये पैसे पे कर दिए होंगे, ऐसा। अब बताओ, जब साल का एंड आता है तो हमने इसको रीमेजर करना है। अब और सुनो, अब आपको एक मैट्रिक्स अप्रोच यूज करनी है। डॉलर कितने US डॉलर थे? एंड में कितने पे आ गया? करेंसी का रेट कितना था? अब कितना हो गया? ऐसा। स्टैंडर्ड आपसे कहता है जो $100 जंप आया ना, आप चाहें तो उसको अज्यूम कर लें कि ये एवरेज आया, आप चाहें तो उसको अज्यूम कर लें कि ये आखिरी दिन आया। और पेपर में चीज़ें आसान रखने के लिए मैं क्या अज्यूम करूंगा कि लास्ट दिन आया। कितने डॉलर्स का गेन आया? ये 100 नए डॉलर्स हैं, पुराने डॉलर्स हैं? नए डॉलर्स हैं। और ये फेयर वैल्यू का गेन है, एक्सचेंज गेन है? फेयर वैल्यू का गेन है ना। मनुष्यों, डॉलर में इजाफा हुआ है, प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। हुई है महंगी? कितने से महंगी हुई है? और हम अज्यूम कर रहे हैं जो नए डॉलर्स हैं ये कब आए? आखिरी दिन पे। आखिरी दिन पे रेट क्या है? आप इसको रिकॉर्ड कर लें। आईपी डेबिट कितने से? 100 नए डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 260 कितने? और क्या करूं? फेयर वैल्यू गेन कहां जा रही है? कितना? अब बताओ, जो हमारे पुराने डॉलर्स थे वो कितने थे? वो थे 500। हम कह रहे हैं ये शुरू से हमारे पास पड़े हुए थे, एंड तक पड़े रहे, और एंड में 100 और आ गए। तो ये शुरू में पड़े हुए थे किस रेट के थे? अब किस रेट पे आ गई? तो ये जो गेन है ये कौन सा गेन है? तो पुराने डॉलर उस पर एक्सचेंज गेन बुक करोगे, और नए डॉलर को इमीडिएटली उस डेट के रेट पे रिकॉर्ड कर दोगे, लास्ट डेट के रेट के ऊपर, ऐसा। अब बताओ मैं एक्सचेंज गेन कैसे बुक करूं? फिर आईपी डेबिट कितने से? कितने सर? $500 इंटू कितना? 10 कितना? 5000 जी। फिर एक्सचेंज गेन कितने का?
5,000 ऐसा। अब सुनना जरा गौर से, आप एग्जाम में चाहे तो ये दोनों एंट्रीज ना बनाएं और आप एक ही एंट्री पास कर दें। आपकी आईपी कितने की थी शुरू में? 1,25 की। साल के एंड पे कितने रुपए, कितने डॉलर्स की हो गई है? 600। और रेट क्या है क्लोजिंग? मल्टीप्लाई करो, कितना? 156। शुरू में कितने की थी? कितने का गेन आया? कितने का गेन आया? आप ये 31,000 का गेन एक साथ रिकॉर्ड कर दें। नहीं, देखो एक्सचेंज गेन अलग अलग करना है जब मॉनेटरी आइटम हो, वहां फाइनेंसिंग का मसला है, ये फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी, ये एक एसेट है आपका, उसकी वैल्यू बढ़ गई, इसमें एक्सचेंज गेन और लॉस उसूलन कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है भैया आप इसलिए तो जहां फेयर वैल्यू का गेन जा रहा है वहीं स्टैंडर्ड ने आपसे क्या कहा कि एक्सचेंज गेन भी ले जाओ। गेन है कितने का टोटल? $500 की प्रॉपर्टी जो कि 250 का एक था, साल के एंड में $600 की हो गई जिसका रेट 260 है। तो आपने देखा मुझे कंबाइंड 31,000 का फायदा हुआ है। तो आप पेपर में चाहो तो इन दोनों को मिला के एक साथ एंट्री पास कर देना और ऐसे ही करना, अलग अलग बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे मांग ले कि अलग अलग निकाल के दो, तो तरीकाकार क्या रखोगे कि आप अज्यूम करोगे जो नए डॉलर्स आए वो कब आए? वो आखिर में आए, और जो पुराने डॉलर्स हैं उस पे एक्सचेंज गेन और लॉस है। ऐसा है, ये याद रखना। ये जो मैंने आपको ये मैट्रिक्स अप्रोच बताई ना कि पुराने डॉलर पे एक्सचेंज गेन और नए डॉलर पे फेयर वैल्यू गेन, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। ये एक तरीका अडॉप्ट किया हमने आसानी के लिए कि हम एक्सचेंज गेन और फेयर वैल्यू गेन को क्या करें, अलग अलग करें। स्टैंडर्ड ने अलग अलग करने का नहीं कहा। स्टैंडर्ड ने कहा जनाब जहां फेयर वैल्यू का गेन जाएगा वहीं एक्सचेंज गेन जाएगा, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं। एक ही बर्तन में आपने दूध भी डालना है, पानी भी डालना है, तो क्या करोगे? साथ डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। मॉनेटरी के अंदर तो एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा, फेयर वैल्यू का तो चक्कर ही नहीं है ना उधर। मॉनेटरी में कोई चीज भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होती जी। भाई मैं फिर रिपीट कर दूं, क्या ये टेक्निकली वाकई एक्सचेंज गेन है? हम कहते हैं नहीं। क्यों? हम कहते हैं फेयर वैल्यू बढ़ गई, उस वक्त डॉलर का रेट भी बढ़ गया, हमने तो किया ही इसी काम के लिए था। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी किस लिए थी? तो हमने एक्सचेंज गेन के लिए थोड़ी खरीदी थी। हमने कहा तो हम इसका गेन एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो पेपर में आपने क्या करना है, अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करना, अनलेस कि आपसे क्या कहे, एग्जामिनर कहे। अच्छा, सीए फाइनल में सवाल आता है, वो कहता है कि इसमें बाइफरकेट करके दे ऑन अ रीजनेबल बेसिस। कौन सा बेसिस? ऑन अ रीजनेबल बेसिस। तो रीजनेबल बेसिस ये पिक की जाती। ठीक है जी, कोई मसला नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में क्या करोगे? अब कॉपी करो उसको पहले। अब 2-3 सवाल इस पे करते हैं, शाबाश। अब बताओ 7 करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? आईपी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, खत्म। इसकी बाइफरकेशन की जरूरत ही नहीं है पेपर में। जी मेरा बच्चा, फिर आपको एक्सचेंज गेन अलग से बुक करना पड़ेगा, पूरा बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा फिर आपको। देखो टोटल गेन 31,000 का रिकॉर्ड होना है। ठीक है, किसी भी सूरत में 31,000 से ज्यादा का गेन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। एक्सचेंज गेन आपने कैसे बुक किया? 500 का 250 और 260 के डिफरेंस पे निकाल लिया। ठीक है जी, आपने कहा जी 500 260 का डिफरेंस है 10 और इंटू 500, हमारे पास 5,000 का एक्सचेंज गेन आ गया, बाकी क्या है? फेयर वैल्यू गेन है। अब एक बंदा कहता है नहीं मैं तो ये जो $100 का गेन है फेयर वैल्यू गेन नहीं, मैं एवरेज रेट से लूंगा। तो वो एवरेज रेट से 100 को मल्टीप्लाई करेगा 255 से। अज्यूम करते हैं एवरेज रेट 255 है, बाकी क्या रहेगा 31,000 में? एक्सचेंज गेन। वो एक्सचेंज गेन बैलेंसिंग फिगर के तौर पे रिकॉर्ड कर देगा, लेकिन टोटल गेन 31,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टैंडर्ड ने आपको एक खुला खाता दिया है कि जैसे बुक करना है करो, लेकिन साथ में क्या कह दिया? दोनों एक जगह जाएंगे। तो आप जब अपनी बैलेंस शीट पीएनएल की प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हो, आप अलग अलग इसको नहीं दिखाते हो, आप एक साथ दिखाते हो। किस नाम से? अनरियलाइज गेन या फेयर वैल्यू गेन। आओ मेरा बच्चा, ये जो काम मैं करवा रहा हूं अल्लाह के वास्ते पेपर में नहीं करना। ये एग्जामिनर को पसंद आ गया वो दोबारा बुलवा लेगा।
अब मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो इधर 255 रुपए का एवरेज रेट है, डन। आप ये भी कर सकते थे आईपी डेबिट कितने से, $100 अभी अभी आए, किस रेट पे मैं रिकॉर्ड करूं उसको, एवरेज रेट पे कितना हो जाएगा ये 25,000, और मैं क्रेडिट क्या करूंगा, फेयर वैल्यू गेन कितने से 25,500, टोटल गेन मैंने कितना रिकॉर्ड करना है 31,000, इसमें से 25,500 क्या हो चुका है, रिकॉर्ड हो गया। तो बाकी क्या करूंगा मैं, आईपी डेबिट कितने से 31,000 माइनस 25,500 कितने, और मैं क्या करूंगा एक्सचेंज गेन कितने से 5,500, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। लेकिन 31,000 से ज़्यादा का गेन रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है जी, ये दिमाग में रखना। फिर एक्सचेंज गेन आपने क्या करना होगा बैलेंसिंग में। जब ये काम करना ही नहीं है तो क्यों इस पे दिमाग लगा रहे हो। एक दफ़ा मैं क्लास में IAS 19 पढ़ा रहा था, एक अप्रोच थी जो ऑब्सोलीट हो चुकी थी, एक अप्रोच थी जो नहीं थी, तो मैंने ही अप्रोच से पूरा क्लास ले ली। बच्चे ने कहा पास पेपर में तो ऐसे हुआ हुआ है, तो मैंने कहा बेटा पास पेपर वाली अप्रोच क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि रिजल्ट एक ही आता है दोनों से। बच्चे ने कहा करके दिखाएं। अब मैंने पुरानी वाली अप्रोच करके दिखाई, बच्चे ने कहा ये मेरे को ज़्यादा अच्छी आ रही है समझ में। अल्लाह के वास्ते भाई, मैं बाज़ औक़ात चीज़ों में आपको रोकूंगा कि ना करो ये। अब बताओ क्या इसको एग्ज़ाम में अलग अलग करके दिखाओगे, नहीं। मैं क्या करूँगा इसको, अगर एग्जामिनर ने कहा, वैसे कहेगा नहीं वो, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो दो तरीके आपने देखे दोनों स्टैंडर्ड में नहीं लिखे हुए, ये सब्जेक्टिव तरीके हैं। हर बंदा अपने तरीके से एक्सचेंज गेन और फेयर वैल्यू गेन बुक करता है, ठीक है जी। तो स्टैंड कहता है टोटल गेन चूंकि एक ही जगह जा रहा है तो हमें बाइफर्केशन इसके अंदर नहीं चाहिए, ऐसा है। आज यही एंड कर दें, मेहमान आ गए। चलो भैया मलिक साहब के अगर मेहमान आ गए तो हम अपनी क्लास ऑफ कर देते। क्या बात करें यार मलिक यार, क्या आगे हम बढ़ें जी, ये कॉपी कर लो। आखिरी दिन का आप IAS 21 के अगर कैफ के सवाल देखेंगे ना, आप लोग मुझे कहेंगे आपने सर हमारा टाइम ज़ाया किया, ठीक है जी। तो सीधी सीधी चीज़ें आती है उसके अंदर। अब अगर कौन सा रेट दे दे, एवरेज रेट दे दे और आखिरी रेट ना दे, एवरेज रेट दे, जैसे कि हमने अभी आखिरी रेट लिया। यार ऐसा क्यों सोचते हो, क्या आखिरी वाला रेट ही ना दे, क्या दे दे, एवरेज दे दे। आप एवरेज में 5 रुपए ऐड करके लिख देना, अज्यूमिंग के क्लोजिंग रेट ही है। आगे बढ़े हम दोस्त, आगे जी। मैं कर लेता हूँ जी। आईपी डेबिट कितने से 71,000 से, और भाई एक साथ एंट्री पास कर लेना है इसकी, किसी चक्कर में नहीं पड़ना। बड़े आगे हम, आओ मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल देखते हैं। टाइम है हमारे पास, कितना टाइम है, 15 मिनट है ना अभी। हाँ ठीक है, 10 मिनट भी बहुत है बेटा। मैं क्लास का रिमेनिंग टाइम पूछ रहा हूँ। चलो जी, नहीं परेशान हो जाओगे, रुक जाओ। यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने वादा किया है तुम लोग फिजिकल आते रहोगे, धोखा नहीं दोगे हैं? किसने वादा नहीं किया? चलो ये सच्चा आदमी है, ये पहले बता रहे कि मैं नहीं आऊँगा भाई, मेरे आसर ही नहीं रहना। शाबाश, मुझे एक ही एंट्री पास करके दे दो। अच्छा अगर ये पीपी होता तो उसे में जा रहा होता दोनों, क्या चीज़?
खत्म पूरा, एक्सचेंज गेन वेन का सीन ही नहीं करते हम। नहीं, फिजिकल पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है यार, लेकिन अब ये एक लेक्चर एक ऐसा बच्चा देखेगा जिसको पहली गो में सब समझ आ गया होगा। अब वो पंचायतें देखेगा बीच में क्या क्या हुई हैं, 25.5 का रेट भी आया है, ये भी आया है, वो भी आया है। कौन सा बेटा? 1 जनवरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब भी मैंने वैसे ही लिखा, थोड़ा सा गैप दे देते हैं उसको। हाँ जी, हो गया। अस्सलाम वालेकुम यार, मैंने कर दिया है, क्या नाम है, अशद, मैंने अप्रूवल काफ़ी टाइम पहले की दे दी है उसको। यार इसको मैंने अभी भी अपने HR वाले से पूछा था कि क्या स्टेटस है, तो उसने यही कहा है कि भाई हमने इसको 2-3 ऑप्शन दिए थे, मगर ये पलट के आ गया कि भाई मेरी यहाँ करवा दो। तो ये HR वाले वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, बट ये भी वो आया है तो वो यही कह रहा है कि मेरे पास डिपार्टमेंट में भी जगह नहीं है। और तो खुद पता है लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के अंदर बाज़ दफ़ा न्यू हेडकाउंट्स वगैरह भी अप्रूव नहीं होते। तो ये स्टेटस है, यहाँ से इन लोगों ने फॉलो भी करा था, बट वहाँ से कुछ फरमाइशी प्रोग्राम ही बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है बंदे की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, इसमें अब क्या किया जा सकता है मैक्सिमम, ये अगर तुम मुझे बता दो ना, ताकि मैं उसको कम्युनिकेट कर दूँ, क्योंकि मुझे भी आइडिया है यार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तो जैसे तुम्हारे लिए आसान हो। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त, हो गया? किस तरह किया, इसको रिकॉर्ड कैसे किया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? 9,500 सॉरी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितने? 1,60,000। फिर पहली जनवरी, फिर 31 दिसंबर पे डायरेक्ट चला जाऊं? आईपी कितने से बढ़ा दूं? 1500 एडिशनल डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय नया रेट 220, ये फेयर वैल्यू गेन आ गया। और आप एक्सचेंज गेन अलग बुक करना चाहो तो अलग बुक कर लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक साथ बुक कर लो। भाई मैं अलग अलग कर दूं ताकि घर पे कोई बैठ के देखे तो उसको, या एक साथ बुक कर दूं? सर आप हमें बता रहे हैं ये करना है वो करना है, खुद आप उस गली जा रहे हैं। क्या आ रहा है? 490 सही कह रहे हैं लड़का। सर ये आपने क्या किया? मैंने नई वैल्यू निकाल ली माइनस पुरानी वैल्यू ले ली, और कितने से? 4 लाख। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जब मैं आपको एक तगड़ा पास पेपर का क्वेश्चन देने से पहले एक थोड़ा सा जैसा सवाल दे रहा हूं, फिर मैं आपको जो है वो इसका पास पेपर करा रहा हूं। डन? अच्छा चूंकि इस पे कैफ में सवालात नहीं है, इतने छोटे छोटे सवालात हैं, तो मैं आपको सवालात इसके कहाँ से कराऊंगा? फाइनल से कराऊंगा, ठीक है? हैं? कौन सा? अभी करा रहे हैं ना, क्या टेंशन है? आगे बढ़े हम। ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो यार? ये मजाक थोड़ी कर रहा बेटा, मैं मजाक तो जिंदगी ने करना है तेरे साथ। रुक जा जरा। अब देखो ये एक आईपी खरीदी हमने, अब आपने जितनी पीछे चीजें पढ़ी है ना, सब मिला जुला के आएंगे अब, ठीक है? ये रहा जी, ये क्या करे जी, एक आईपी है $9,000 की है। हमने 1 जनवरी को इसके लिए 60% पेमेंट कर दी एक्विजिशन डेट पे। बाकी क्या हुआ? हमने कहा बाकी बाद में देंगे।
बाद में कब दिया हमने? 31 मार्च को दिया। ऐसा फिर हमने रेंट इनकम कमाई 30 जून पे, ठीक है जी, 650, बट हमने अभी तक रिसीव नहीं की, और 30 जून ही हमारा ईयर एंड है। 30 जून पे इस एसेट की फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 11,200। इसके एक्सचेंज रेट भी ले लो जरा। ना ना निकल, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई। मुझे बताएं सर, इसमें आईपी को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? और फिर हमारे पास रेंट इनकम भी है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? एवरेज रेट यूज़ करोगे, वो कितना है जी? 198। वो कह रहे हैं वो 30 जून हमारा ईयर एंड है, और ईयर एंड तक हमें वो फिर रिसीव हुआ नहीं। शाबाश, शुरू हो जाओ, करो उसको, शाबाश। अभी है हमारे पास 7 मिनट है, कहो तो मैं खुद करा दूँ ये, हैं? कर लो उसको, शाबाश। नहीं, क्वार्टरली नहीं करनी है, डाटा ही नहीं है क्वार्टरली। सर डाटा तो है, नहीं करना, सिर्फ 6 महीने का एंड पे करो, शाबाश। हाँ, ये देखो क्या आ रहा है, 4 बज के, ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। ठीक है बेटा, बड़े मैं कराऊँ उसको? चलो भाई इसको यार यहीं तक रख लूँ, मैं तो इसके साथ चल रहा था। ठीक है जी, छुट्टी करें आप लोग। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह इसको यहाँ से देखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा जी?